Feel me like a Hellcat. Hi guys, this is Sayed Bilkis. Welcome back to my YouTube channel Zen Tutorial. If you are new to my channel, please subscribe, like and share with your friends. Last video में हम लोग ने 12.1 complete किया था. Now we are going to start at 12.2. Before starting this topic, थोड़ा सा हम लोग एक चीजें समझ लेते हैं कि 12.2 में एक्चुअल में है क्या. 12.1 में लीनियर इक्वेशन था जहां पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी. ठीक है, x प्लस में था, माइनस में था, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड था. ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं. इजी टू हार्ड मेथड से हम लोगों ने हर चीजें सीखी है. पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करते गए, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक हमारे लेवल क्रॉस होते चले गए और हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये हम लोगों ने समझ लिया. अब 12.2 में क्या है, 12.2 के अंदर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको पहले इक्वेशन को फॉर्म करना है. ठीक है, आपको इक्वेशन दी हुई थी 12.1 के एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस में कि इक्वेशन दी है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी. लेकिन अब 12 जैसे कि हमारा मैथ्स कैसा होता है इजी, तो हम लोग हार्ड लेवल पे जाते रहते हैं. ठीक है, तो अब 12.2 में आपको इक्वेशन भी नहीं दी होगी, आपको खुद से इक्वेशन को बनाना होगा. तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, बहुत इजी चीजें होती है. जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरी बहन जो मुझसे ना 5 साल छोटी है और हम दोनों की एज का जो सम है वो 30 साल है. हम दोनों की एज का सम जो है वो 30 साल है और मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी है. तो बताओ मेरी एज क्या है और मेरी सिस्टर की एज क्या है. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए. तो हम दोनों की एज मिला के कितनी हो रही है, 30. तो जब सम आता है तो हमको क्या करना है, प्लस करना है. और जब सब्ट्रैक्ट की बात आती है, डिक्रीज की बात आती है, तो हम लोग को वहां पे माइनस करना पड़ता है. और फिर जब दिया होता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है, इसका मतलब वो दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और इजीली क्वेश्चन को समझते जाएंगे कि किस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करनी है. और एक बार जब हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो हम x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, जब कोई चीज दी हुई ना हो, तब हम उस एज को, उस नंबर को, उस टर्म को हम लोग सबसे पहले x अज्यूम कर लेंगे. क्या अज्यूम कर लेंगे, x. हमको उसी x की वैल्यू निकालना. जैसे कि अभी मैंने कहा कि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी है और हम दोनों की एज का सम 30 है. हम दोनों की एज का सम कितना है, 30 है. तो मुझसे 5 साल छोटी है, कितनी है, मुझसे 5 साल छोटी है. तो मतलब मैं अगर x हूं तो वो x माइनस 5 है. 5 साल छोटी है ना, तो मेरी एज में से उसकी एज क्या होगी, माइनस होगी. तो मेरी एज और मेरी बहन की एज का सम जो है वो 30 है. समझ में आ रहा है कि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी है. इसका मतलब अगर मैं 10 साल की हूं तो मेरी बहन क्या हुई, 5 साल छोटी, यानी 10 माइनस 5. तो यहां मुझे मेरी एज भी नहीं दी, तो मैं अपनी एज को क्या मान रही हूं, x. तो जैसे मैंने 10 माइनस 5 किया वैसे मैं क्या करूंगी, x माइनस 5 करूंगी. समझ में आ रहा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन. यानी माँ अपने बेटे से 25 साल बड़ी है. क्या है, 25 साल बड़ी है. माँ की एज भी नहीं दी हुई है और बेटी की एज भी नहीं दी हुई, बट वो किसकी एज से ज्यादा है, अपने बेटे की एज से 25 साल ज्यादा है. तो क्या मान लेंगे हम कि बेटे की एज क्या है, x है. तो माँ की एज क्या हो गई, 25 साल ज्यादा हुई. तो ज्यादा को हम क्या बोलेंगे, x प्लस 25, है ना. जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी बहन और मेरी एज का सम इतना है, तो मैंने वो छोटी थी तो कम है ना, तो कम में हमने क्या किया, माइनस किया. तो बच्चे की एज से माँ की एज 25 ज्यादा है, तो बच्चे की एज को क्या मान लेते हैं, x. अब ज्यादा है तो क्या हो गया, x प्लस 25. ठीक है, फाइंड सन एज, किसकी एज मालूम करनी है, लड़के की एज. इफ आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद, अगर मान लो मेरी एज आज, बच्चे की एज अगर मान लो आज 5 साल है, तो 8 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 + 8 करेंगे ना. तो अगर आज उसकी एज x है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, x + 8 करेंगे. तो इस तरीके से समझने का और बनाने का. 8 years, after 8 years, ratio of son's age to mother age will be 4/9. रेशियो, जहां रेशियो की बात आती है वहां पे फ्रैक्शन बन जाती है.
ठीक है, जहाँ रेशियो की बात आती है वहां पे फ्रैक्शन बन जाती है। तो स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक एक लाइन के स्टेप करते करते क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन लिखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन। सन से 25 साल ज्यादा है, तो सबसे पहले सन की एज को हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि सन की एज नहीं दी हुई है और वही एज फाइंड करनी है। तो जो चीज फाइंड करनी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द सन्स एज बी एक्स ईयर। क्या मान लिए हमने, एक्स ईयर्स। अगर मान लो बच्चे की एज 10 साल होती और उसकी माँ उससे 25 साल ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, 25 10 + 25 करोगे ना, है ना। तो उसी तरीके से उसकी माँ की एज क्या है, मदर्स एज भी क्या हो जाएगी, 25 years ज्यादा है किससे, बच्चे की एज से। बच्चे की एज क्या है, एक्स है, तो मदर की एज क्या हो गई, x + 25 या 25 + x। अब इसको लिख लो 25 + x + 25 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया, ये हमने स्टेटमेंट बना लिए जैसे हमने पढ़े थे, जो प्रॉब्लम हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिए, स्टेटमेंट क्रिएट कर ली कि मदर्स एज भी x + 25। अगर सन की एज इतनी है और माँ जो है उससे 25 साल ज्यादा है, तो जो भी उसकी एज है उस एज में हम क्या करेंगे, 25 ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कम है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब आगे का फाइंड सन एज इफ आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद। आफ्टर 8 years क्या हो जाएगा, देखो आफ्टर 8 years एज, सन्स एज विल बी कितनी हो जाएगी, अगर x है, आज अगर उसकी एज x साल है तो 8 साल के बाद क्या होगी, x + 8। अगर आज तुम्हारी एज 12 साल है तो 8 साल के बाद के लिए क्या करोगे आप, 12 + 8 करोगे ना। तो हमको आज की एज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया ना, तो हम क्या करेंगे, x + 8 करेंगे। आफ्टर 8 years सन एज विल बी x + 8, क्योंकि आज की एज x है, तो 8 साल के बाद क्या होगी, 8 साल उसमें प्लस हो गए। एंड मदर्स एज विल बी क्या हो जाएगी, x + 25 है तो और क्या कर देंगे, +8 कर देंगे। दोनों जगह हमने क्या कर दिए, +8 कर दिए। तो ये हो गया x + 33। तो ये क्या बन गई, उसकी मम्मी की एज क्या बन गई, x + 33 बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, बाय द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि 8 साल के बाद इनकी एज का जो रेशियो है ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनकी एज का रेशियो 4/9 होगा। 8 साल के बाद इन दोनों की एज का रेशियो यानी जब भी रेशियो की बात आती है वहां पे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं कि इनकी एज का रेशियो, मम्मी की और बेटे की एज का रेशियो। तो मम्मी है, तो आफ्टर 8 years बाय द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, x + 8/x + 33 इक्वल टू क्या हो रहा है, 4/9। क्या हो रहा है, इक्वल टू 4/9। 8 साल के बाद उनकी एज का रेशियो इतना हो जाए, तो उनकी एज का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा जो बुक में दी हुई है। तो ये कंडीशंस है, तो हमने क्या लिखे, बाय द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है कि इनकी एज का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगी, 4/9 के इक्वल हो जाएगी। तो उनकी एज को हमने रेशियो में लिखे। जब भी बात रेशियो की आ रही, बहुत ध्यान से सुनो, जब भी बात रेशियो की आ रही है हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे। किसकी एज के रेशियो, बेटे और माँ की एज का रेशियो इतना हो जाएगा। तो बेटे की एज अपॉन माँ की एज बुक में क्या दिया हुआ है कि इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल, 4/9 के। तो हमने लिखे बेटे की एज, माँ की एज इज इक्वल टू बाय द गिवन कंडीशन 4/9 के इक्वल हो जाएगा। अब जब इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, x + 8 से 9 मल्टीप्लाई होगा और x + 33 से 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ तो यहाँ करते हैं। चलो ये हो गया 9x + 8 और ये हो गया 4 = 4x + 33। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो 9x से ये इक्वेशन बन गई ना। अभी हम लोग ने 12.1 में क्या किए थे, इक्वेशन बन गई, हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। 12.1 में जैसा किए थे वैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किए समझा ना, जब इक्वल होता है तो जो नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। अब ये नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। ये पूरा ब्रैकेट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा देयरफॉर 9x + 9 8 = 72 = 4x + 4 3 = 12 4 3 = 12 132। समझ में आया? कितना इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब x को एक जगह लाएंगे, नंबर्स को एक जगह लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 9x ये +4x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -4x। 132 अपनी प्लेस पर, ये 72 यहाँ पर आ रहा है तो क्या हो रहा है, -72। 9x में से 4x गया तो क्या बचा, 5x = 2 में से 2 गया तो 0 और 13 में से 7 गया तो 6। समझ में आया? तो x = 60/5। तो 5 1 = 5 5 2 = 12। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। और x हमने किसको अज्यूम किए थे, सन को। लेट द सन्स एज बी x ईयर। हमने x माने थे ना, बेटे की एज को हमने क्या माने थे, x माने थे। यही हमसे पूछा। देयरफॉर सन्स एज बी 12 इयर्स। इस तरीके से क्वेश्चन था। माँ की एज तो नहीं पूछा है ना। फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर इयर्स। बेटे की एज ही पूछा था, हमने बेटे की एज को यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? कुछ डिफिकल्ट नहीं था। पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन को तैयार करेंगे। तो जो चीज फाइंड करने बोला है ना, फाइंड सन्स एज, तो सबसे पहले हम फाइंड को ढूंढेंगे। क्या फाइंड करने बोला है, उसको हमने क्या मान लिया, x। सन्स की एज फाइंड करने बोला है तो जो चीज फाइंड करने बोला है उसको सबसे पहले हमने मान लिए x। अब माँ की एज इसकी एज से 25 ज्यादा है, तो अगर इनकी एज x है, इनकी एज 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 + 25। 5 होती तो 5 + 25, 9 होती तो 9 + 25। अभी सबा की एज अगर 14 है और उनकी माँ की एज 25 ज्यादा है, तो उनकी एज में 25 क्या करोगे, प्लस करोगे। तो उनकी एज यहाँ पर नहीं है तो हमने क्या मान लिए, x। तो x + 25, क्योंकि x की हमको वैल्यू निकालनी है। ये हो गया। उसके बाद बता रहे हैं कि 8 साल के बाद दोनों की एज क्या होगी। अगर आज हमारी एज 30 साल है तो 8 साल के बाद 38 होगी, 40 है तो 8 साल के बाद 48 होगी, 50 है तो 8 साल के बाद 58 होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 इयर्स उसमें प्लस कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात होती। अगर पास्ट की बात होती तो हम उसमें से एज में से माइनस कर। तो आज अगर x + 25 है या x है तो फ्यूचर के हिसाब से x उसमें क्या 8 इयर्स क्या हो रहा है, उसमें प्लस हो रहा है। अब माँ की एज अगर x + 25 है तो उसमें एज क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। समझ में आया? इसको हम लोग ने यहीं पे सॉल्व कर दिया, 25 और 8 को प्लस कर लिया, नंबर इसके। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि इन दोनों की एज का जो रेशियो है वो क्या है, 4/9 के इक्वल है। तो हमने इन दोनों की एज का रेशियो लिख लिया यहाँ पे। बेटे की एज माँ की एज का रेशियो इक्वल है, बुक में दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। आगे का तो आप लोग पढ़े हो कि किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू निकलती। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप लोग इसको कॉपी कर दीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट। करते हैं प्रैक्टिस है 12.2 का सेकंड क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपको पता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, यानी 2/5 में 2 क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। समझ में आ रहा है? यानी फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। हर बार बोलती है ना, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। किससे ज्यादा है, न्यूमरेटर से ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते कि न्यूमरेटर क्या है, x है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? कितना इजी है। पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि माँ की एज बच्चे की एज से 25 ज्यादा है, तो बच्चे की एज क्या है, x + 25। यहाँ पे क्या बोल रहा है,
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 12। जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो न्यूमिनेटर से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो सोल्यूशन, लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स। न्यूमिनेटर को हम मान लेते हैं एक्स है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, देयरफॉर डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, कितना ज्यादा है, x प्लस 12 है, 12 ज्यादा है ना, तो इससे 12 ज्यादा है, तो ये क्या है, x है। ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 12। समझ में है? इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज बाय 12, न्यूमिनेटर को अगर 12 से, इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, अगर मैं इसको फ्रैक्शन बना लूं बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यूमिनेटर का नंबर है, मैं पहले इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिख देती हूँ, ये x प्लस 12, ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। क्या बोल रहा है देखो, द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमिनेटर को क्या करना है, 2 से डिक्रीज करना है, यानी क्या करेंगे हम, डिक्रीज यानी कम, तो कम करने के लिए 2, एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 7, डिनोमिनेटर को क्या करना है, 7 बढ़ाना है, डिनोमिनेटर में 7 बढ़ाना है और न्यूमिनेटर में 2 को कम करना है, डिक्रीज करना है यानी कम करना है और इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है, तो 2 डिक्रीज करना था और यहाँ पे 7 बढ़ाना था, हो गया, कुछ भी था नहीं। तो नई फ्रैक्शन जो बनेगी वो बनेगी 1/2। क्लियर है? इतना अगर समझ में आ गया मतलब आपका 50% 70% काम तो हो गया। क्या बोल रहा था कि एक फ्रैक्शन है जिसके अंदर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो अगर न्यूमिनेटर 2 होता तो डिनोमिनेटर 2 प्लस 12 होता, न्यूमिनेटर अगर 5 होता तो डिनोमिनेटर 5 प्लस 12 होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर नहीं है, तो हमने न्यूमिनेटर को क्या बना लिया, x। अब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 12 ज्यादा है, तो क्या कर दिया, x प्लस 12। अब आगे जैसे जैसे कंडीशन दे रहा है हम लिखते जा रहे हैं कि आप डिनोमिनेटर में 2 डिक्रीज करो और न्यूमिनेटर में 2 डिक्रीज करो और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज करो, तो न्यू जो फ्रैक्शन बनेगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक, वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन किए थे। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू, अब ये पूरा के पूरा अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आने वाला है ना, x प्लस 12 प्लस 7 को मैं कर लेती हूँ तो ये 19 हो रहा है, 12 प्लस 7 क्या हो रहा है, 19। समझ रहा है? अगर मैं 12 प्लस 7 भी लिख रही हूँ तो मतलब मैं 19 ही लिख रही हूँ, इसको यही सॉल्व कर ले। अब देखो ये 2x हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4 और ये 1 से हो जाएगा तो 1x प्लस 19 1 जा 19। कितना इजी, अब x को एक जगह लेकर आएंगे, 2x, x यहाँ पर आएगा तो ये प्लस इतना हो जाएगा माइनस 19, ये माइनस 4 वहां जाके हो जाएगा प्लस 4, तो x इक्वल टू 19 20 21 22 23, यानी x की वैल्यू मिल गई 23। हमारे से क्या पूछा है, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2, जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो 1/2 के इक्वल होगी। फाइंड द फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन पता करना है, यानी पूरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो हमको x मिल गया, x मिला यानी हमको क्या मिला, न्यूमिनेटर मिला। अब हमको क्या निकालना है, डिनोमिनेटर, x इक्वल टू न्यूमिनेटर विच इज इक्वल टू 23 एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या था, डिनोमिनेटर हमारा था x प्लस 12, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली, 23 प्लस 12, तो ये हो गया 35, डिनोमिनेटर हमको क्या मिला 35, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यानी 23/35। समझ में आया होगा कितना इजी है। Therefore the new fraction is 23/35। समझ में आया? अब इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ डिफिकल्ट क्या क्या, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और पहले एक इक्वेशन तैयार करना है। बता रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 12 ज्यादा है, तो पहले हम न्यूमिनेटर को x मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा x प्लस 12। ठीक है,
उसके बाद में बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हम न्यूमिनेटर में 2 डिक्रीज कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 7 प्लस कर रहे हैं। तो जब न्यूमिनेटर में 2 डिक्रीज कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 के इक्वल हो जाएगी। उस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। अब हमारा डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमिनेटर से 12 ज्यादा था तो हमने न्यूमिनेटर की जगह वैल्यू लिखी और उसमें 12 को प्लस किया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप कॉपी करो, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ कॉपर एंड जिंक इज ब्रास इन ब्रास इज 13:7। यानी एक यूटेंसिल है, कोई बर्तन है जिसके अंदर कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है जिसके अंदर कॉपर का जो वेट है वो 30, अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल x ले लेते हैं। 13 और 7 का रेशियो मिला के, दोनों के प्रोपोर्शन को मिला के क्या बन रहा है, एक बर्तन बन रहा है, एक यूटेंसिल तैयार हो रहा है जो कितना ग्राम के बराबर है, 700 ग्राम के बराबर है। देखो चीजों को समझो, कितना इजी है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, पहले इस चीज को समझ लो। जैसे कि अब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ कि 2 सिस्टर्स है, 2 सिस्टर्स में दोनों को 2:5 के हिसाब से पैसे मिले हैं। कितने पैसे मिले वो नहीं मालूम, किसी को 20% मिला है और किसी को 40% मिला है। पैसे नहीं पता है कि 20 रुपए मिले कि 40 रुपए मिले, परसेंट मिले। क्या मिले, परसेंट मिले। तो जहां पे हमको कुछ पता नहीं होता वहां पे हम लोग उसको कॉमन मल्टीपल x ले लेते। अब दोनों को जो पैसे मिले हैं वो टोटल 1000 रुपीज है, उसमें से 20% छोटी सिस्टर लेगी और 80% बड़ी सिस्टर लेगी। इस तरीके से पैसे बटेंगे। तो एक बर्तन तैयार हुआ है जिसके अंदर कॉपर और जिंक दोनों भी मिला हुआ है। तो देखो जिस तरीके से ऑर्डर में लिखा है ना कॉपर एंड जिंक, तो उसी तरीके से रेशियो को भी हम लोग ऑर्डर में लेंगे। 30 का जो रेशियो है वो कॉपर का होगा और 7 का जो रेशियो होगा वो जिंक का होगा। समझ में आ रहा है, जिस तरीके से स्टेटमेंट लिखा होगा ना रेशियो भी उसी ऑर्डर में जाएगा। कॉपर एंड जिंक लिखा है तो 30:7 में 13 कॉपर फिर जिंक 7, ऐसे समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लें क्वेश्चन नंबर 3, लेट द कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। कॉमन मल्टीपल हम क्या ले लेते, x ले लेते। तो कॉपर, वेट ऑफ कॉपर, देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर, कॉपर हो जाएगा 13x एंड वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक हो जाएगा 7x। अब जब दोनों को मिला के जो बर्तन बन रहा है वो दोनों की टोटल किसके इक्वल है, 700 ग्राम के इक्वल है। दोनों का जो वेट है, दोनों के वेट को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 700 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा बाय द गिवन कंडीशन। बाय द गिवन कंडीशन 13x प्लस 7x इक्वल टू 700। ये कितना हो गया, 20x हो गया। 20x इक्वल टू 700, देयरफॉर x इक्वल टू 700 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो x इक्वल टू कितना मिला, 35। x हमने, अभी हमारे पास देखो x नहीं था, हमने कॉमन मल्टीपल लिया था। x की वैल्यू मिली है सिर्फ x की। हमारा कॉपर का वेट 13x है, मतलब 13 इंटू x है, 13 इंटू x है। और ये वेट ऑफ जिंक कितना था, 7x था, यानी 7 इंटू 13। ठीक है, समझ में आया इतना। हमको सिर्फ x की वैल्यू मिली है तो इन दोनों में हम x की वैल्यू पुट करेंगे और उस दिए हुए नंबर से x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इन दोनों का ग्राम पता चलेगा। अब हमारे को कॉपर का नहीं पूछा, हमको जिंक का पूछा है। सिर्फ किसका पूछा है, जिंक का। देयरफॉर जिंक का वेट क्या था, वेट ऑफ जिंक कितना था, वेट ऑफ जिंक इक्वल टू कितना था, 7x था। अब हमको x की वैल्यू मिली है ना, x की वैल्यू
मिली है, x की वैल्यू इतनी है, तो लिखेंगे 7x मतलब 7 इंटू 35। तो 7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 ग्राम। कितना हो जाएगा ये? 245 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो। तो ये आ गया वेट ऑफ जिंक। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे कौन किससे ज्यादा है कम है वो नहीं दिया हुआ, बता रहा है कि एक बर्तन बना है जिसके अंदर दो अलग अलग मेटल यूज किए गए। क्या क्या यूज किया गया है? कॉपर और जिंक यूज किया हुआ है। तो कॉपर का रेशियो उस बर्तन में 13% है और जिंक का रेशियो 7% है। और जो बर्तन है उस बर्तन का टोटल वेट 700 ग्राम है। तो कुछ इसका है कुछ इसका है, कितना किसका है वो हमको पता करना। तो सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल x ले लेते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या ले लेते हैं? x है। अगर इसका 13 है तो वो हो गया 13x और जिंक का 7 है तो वो हो गया 7x। दोनों का सम मिला के कितने ग्राम का बर्तन मिला है? 700 का। तो हमने क्या करे? दोनों को प्लस करे इक्वल टू 700 करे। इस तरीके से हमको x की वैल्यू मिली। 0 0 कैंसिल हुआ, 235 था 70, 72 जा 35 2 जा 70 होता है, तो 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू मिल गई 35। अब x की वैल्यू आंसर नहीं है, दोनों का रेशियो 13x और 7x है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? x की वैल्यू। तो 7 इंटू x, तो x की वैल्यू हमको मिली थी 35। तो 7 में 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 245 ग्राम। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ लेते, क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। होल नंबर आपको पता है। अब क्या बता रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है 1 आफ्टर 1, एक के बाद एक आने वाला नंबर। तो 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3। ठीक है, तो हमको नंबर्स पता है क्या? नहीं पता है। तो हम लोग नंबर्स को कैसे मानेंगे? x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2। क्योंकि अगर कोई नंबर है तो उसमें हम लोग को 1 बाय 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी हर नंबर पे 1 प्लस करने पे जो आंसर आता है बाद एक आने वाले नंबर्स, बीच में कोई गैप नहीं होता है, उसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो हमको यहाँ नंबर्स दिए है क्या? नहीं दिए हुए। तो हम लोग नंबर क्या मान लेते हैं? x। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। दूसरा उसके बाद वाला क्या होगा? x प्लस 2। फिर क्या होगा? x प्लस 3। तो ये हो गए ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कितने बोला है? 3 बोला है, तो हम सिर्फ 3 लेंगे, यानी x, x प्लस 1 और x प्लस 2। ये हो गए 3 नंबर्स। अब क्या बोल रहा है? हुज सम इज, सम यानी तीनों का प्लस, जिनका जो सम है वो 45 से मोर देन। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तीनों नंबर्स जो होंगे वो इनका जो सम आएगा वो 45 से ज्यादा आएगा। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद बट लेस देन 54। क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। पहले 1 to 1 समझ में आएगा। लेट द 3 consecutive numbers be x, x plus 1 and x plus 2। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। क्या बता रहा है कंडीशन? कि इन नंबर्स का सम, सम तो मैं सबसे पहले क्या कर लेती हूँ? इनको प्लस कर लेती हूँ। सम x, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ये नंबर ये नंबर ये नंबर, इनका सम, सम बोला है तो क्या कर ली मैंने? प्लस। क्या बोल रहा है? इज मोर देन 45। मोर देन है तो मोर देन कौन सा नंबर होता है? 2 और 3 कौन बड़ा है? ये है ना। 4 and 3 कौन बड़ा है? ये है ना। तो इन नंबरों का सम मोर देन है किससे? 45 से। समझ में आया? इन नंबर्स का सम जो है वो 45 से ज्यादा है, यानी जो आंसर मेरा आएगा उसमें मैं एक नंबर बढ़ा के लिखूंगी, क्योंकि जो आंसर आने वाला है वो मोर देन है। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। क्या हो जाएगा? देखो x x x कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे, 3x और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 45। ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? माइनस 45 माइनस 3, तो 3x
इज ग्रेटर देन क्या 45 माइनस 3 हो गया 42, देयरफॉर 42 अपॉन 3, तो क्या आ गया आंसर x ग्रेटर देन है 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12, तो x ग्रेटर देन 40 है ना। तो जो आंसर आ रहा है वो ये वाला, जो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन है, इससे बड़ा है, तो क्या होगा 15। तो x की वैल्यू हमको क्या मिली 15, तो पहला नंबर हमको क्या मिला 15। अब सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा वो 15 प्लस 1 यानी 16। फिर थर्ड नंबर क्या है x प्लस 2 यानी 15 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 16 17। Therefore the numbers which are less than है क्या था greater than है ना, which is more than, which are more than 45 are 15 16 and 17। अब सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है बट लेस देन 54, इन तीनों का सम 45 से ज्यादा है और 54 से कम है, 54 से कम है। तो अगेन ये स्टार्ट करते हैं कंडीशन के मुताबिक बाय द गिवन कंडीशन, ये आप लोग लिखो अच्छे से। क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन, अब देखो साइन उधर है, क्या है वो लेस है, पहले ग्रेटर था तो 45 से बड़ा था तो इधर की तरफ साइन थी, तो जो भी आंसर आया उससे एक नंबर बढ़ा के लिया हमने, आंसर 14 आया था तो हमने इसको ग्रेटर बताया ना, तो 14 से ग्रेटर कौन है 15, तो ये x आ गया। फिर x प्लस 1 यानी क्या 15 प्लस 1, x हमको क्या मिला x इक्वल टू 15 मिला, तो x प्लस 1 क्या होगा 15 1 प्लस 16, x प्लस 2 क्या होगा 17। अब ये जो नंबर है ये 54 से लेस देन है, यहाँ वाला जो ये जो आंसर आएगा यहाँ के नंबर का वो उस आंसर से एक कम होगा। अब वापिस ऐसे ही करते हैं, आंसर आएगा 3x प्लस 3 54, 3x 54 माइनस 3, तो 3x क्या हो जाएगा 51, तो x 51 अपॉन 3 मतलब क्या हुआ 17, x क्या आ जाएगा 17, x क्या आया 17 आया, 3 1 जा 3 7 जा, तो x ग्रेटर देन लेस देन, तो 17 से लेस देन क्या होगा 17 से लेस देन होगा 16, तो x इक्वल टू हो गया 16। तो दूसरा नंबर जो है x प्लस 1 है वो क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 यानी 17, और जो नंबर है x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 यानी 18। Therefore the number which are less than, therefore the number which are less than 54 is 16 17 18, x इक्वल टू 16 17 18। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, देखो therefore the number which are less than 54 is 16 17 18। बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, फिर से एक बार देख लो। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स 1 आफ्टर 1 आने वाले नंबर्स। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 5 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला जाएगा तो मैं 6 7 8 बोलूंगी, और अगर डिक्रीज कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछेगा तो 5 का डिक्रीज होगा 4 फिर 3 फिर 2, इस तरीके से 1 बाय 1 इंक्रीज करते हैं, उसी तरीके से 1 बाय 1 डिक्रीज होता है। ठीक है, तो नंबर्स हर आने वाले नंबर्स में जब तुम 1 प्लस करते जाते हो तो वो नंबर्स कहलाते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब अगर मेरे पास नंबर्स नहीं है तो मैं नंबर को क्या ले लेती हूँ x, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए x प्लस 1, उसके बाद वाला नंबर x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो मैंने वो x प्लस 1 x प्लस 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो नंबर्स है उनका सम बोल दिया तो हमको क्या करना है आपस में प्लस करना है, तो नंबर्स के बीच में मैंने किसकी साइन डाल दी प्लस की। क्या बोल रहा है कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 45 से बिगर है, मोर देन है, तो मोर देन के लिए मैंने इधर साइन लगा दिया। ठीक है,
तो अब जो नंबर आया सोल्यूशन करने पर, जो नंबर आया वो क्या आया था, 14 आया था। क्या आया था, 14 आया। तो ये नंबर जो आया है उससे वो नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 14 से ज्यादा नंबर क्या होगा, 15, 16, 17, ये नंबर्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो 14 के आगे वाला नंबर क्या है, 15। तो मैंने इस नंबर को x को क्या मान लिया, 15। तो जब मैंने x को 15 ले लिया तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 16, x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 17। तो वो नंबर जो 45 से ज्यादा है वो क्या है, 15, 16, 17। अब सेकेंड टर्म में क्या बोल रहा है कि इन्हीं नंबर्स का सम जो है वो 54 से कम है, लेस देन है। मोर देन बोला था तो यहाँ साइन थी, तो जो भी नंबर आएगा उसका एक बड़ा नंबर लेंगे। अब यहाँ पे इस नंबर का लेस देन है, तो यहाँ जो नंबर आएगा उससे एक नंबर कम करके लेंगे। यहाँ जो नंबर आया था उसका एक नंबर बढ़ा के लिया। यहाँ क्या नंबर आया था, 14 आया था। तो हमने x की वैल्यू क्या ली है, 15 लिए। इस वाले नंबर से ये x जो है बड़ा है, तो 14 से बड़ा क्या है, 15। तो x की वैल्यू क्या ले लिए, 15। अब उसी तरीके से यहाँ सॉल्व किए तो हमको x क्या मिला, x लेस देन है, 17 से लेस देन है। तो 17 से लेस देन क्या होगा, 16। फिर उसी तरीके से 16 प्लस 1 हो जाएगा 17, 16 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा 18। तो नंबर जो लेस देन है 54 से वो है 16, 17, 18। और नंबर जो मोर देन है 45 से 15, 16, 17। आई होप समझ में आया होगा। आप लोग इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ट्रिकी है, बस खाली समझने की जरूरत है, कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं है। मैथ्स तो इतना इजी है कि बस हाँ, खाली चीजें समझो। अभी देखो एक चीज समझो, अगर मैं ये 17 है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 10 into 1 plus 7 ना। ये जो है टेंस प्लेस हमको सिखाया जाता है ना, ये यूनिट प्लेस है, फिर 100 प्लेस है। तो क्यों सिखाया जाता है, टेंस प्लेस पर है। तो अगर 42 है तो 4 जो है वो टेंस प्लेस पर है, तो हम लोग को प्लेस वैल्यू पढ़ाई गई थी, याद है। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 40 है। ये 40 मतलब क्या, 10 into 4 है ना, 10 into 4 हो गया 40, 40 प्लस 2 हुआ 42। तो ये सब चीजें हम पढ़े ना, बस उसी को यहाँ पे यूज करना है, डिफिकल्ट कुछ है नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग यहाँ पे चलेंगे, देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे 21 है, 32 है, 45 है, ऐसे कोई 2 डिजिट नंबर है। तो अभी अगर मेरे पास कोई डिजिट नंबर नहीं है तो मैं उसको क्या ले लूंगी, x और 2x ले लूँ, ऐसा कुछ लूंगी ना। पहले पढ़ते हैं कि क्या है। इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द यूनिट प्लेस, यानी जो नंबर यूनिट प्लेस पर है, टेंस प्लेस का जो नंबर है उसका ट्वाइस है। टेंस प्लेस का जो नंबर है वो उसका ट्वाइस। तो अगर मेरा यूनिट प्लेस पर x है तो टेंस प्लेस पे क्या होगा, 2x होगा। ट्वाइस क्या होता है, थ्राइस क्या होता है, 3x। किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं ट्वाइस, किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने को कहते हैं थ्राइस। तो अगर कोई नंबर ही नहीं है तो हमने उस नंबर को क्या मान लिए, x मान लिए, तो उसका ट्वाइस क्या होगा, 2x होगा। सिंपल, ठीक है। हाँ, तो पहले स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस बी x। अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो x है तो डिजिट ऑफ टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस हो जाएगा 2x। ट्वाइस है ना, ट्वाइस है तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो, इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द सम इज 66। अब पहले देखो इसका ओरिजिनल नंबर, इसको मैं कैसे लिखूं, ये टेंस प्लेस पर है ना, किस पर है, टेंस प्लेस पर। ये नंबर मेरा टेंस प्लेस पर है और ये नंबर मेरा यूनिट प्लेस पर। जैसे कि मैंने अभी लिखा था 27, तो ये नंबर मेरा कौन सी प्लेस पर है, यूनिट प्लेस।
पे। यूनिट प्लेस पे मेरा कौन सा नंबर है x, और दूसरी जगह पे कौन सा है टेंस की प्लेस पर 2x। ये नंबर कैसे होते? 2 को मैं किस तरीके एक्सपांशन कैसे लिखते? 2 का एक्सपांशन क्या होगा? 20। 20 का और एक्सपांशन क्या होगा? 10 इंटू 2। 20 का एक्सपांशन क्या होगा? 10 इंटू 2। तो मैं इसको ऐसे 10 इंटू 2 प्लस 7, तो 10 इंटू हो जाएगा 20 प्लस 7, तो ये एक्सपांशन है। ठीक है, तो उसी को हम लोग पहले ओरिजिनल नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? टेंस की प्लेस पर 2x है और यूनिट की प्लेस पर x है। तो ये टेंस की प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2x प्लस x होगा, है ना। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? ये टेंस की प्लेस पर है, कोई नंबर है, x की जगह पे कोई नंबर है और ये टेंस की प्लेस पर है। तो टेंस की प्लेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये टेंस की प्लेस पर है तो ये नंबर क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे 27 था, तो 2 किसकी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पे। इसका एक्सपांशन ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा? 2 प्लस 7 27 होता है क्या? नहीं, 20 प्लस 7 होता है ना। 20 प्लस 7 27 होता है। अब 20 का एक्सपांशन क्या निकलेगा? 10 इंटू 2, क्योंकि टेंस की प्लेस पर। अब 100 की प्लेस पर होता है तो 100 इंटू 3 प्लस 4, ऐसे हम लोग 100 की प्लेस वैल्यू देख के हम लोग सॉल्व करते थे। तो जो हम लोग ने प्लेस वैल्यू पढ़े ना वो यहाँ पे यूज होगा। तो अब ये हो जाएगा 10 2 20x प्लस x। तो ओरिजिनल नंबर क्या मिला हमको? 21x। ये हमको क्या मिला? ओरिजिनल नंबर। अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो क्या बोल रहा है कि डिजिट को इंटरचेंज करो। डिजिट को क्या करो? इंटरचेंज करो और फिर उसका नंबर निकालो इस तरीके से। और फिर वो दोनों ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज वाले नंबर को जब तुम आपस में प्लस करोगे तो वो इक्वल होगा 66 के। तो अब हम लोग पहले निकालते हैं कि इंटरचेंज होने पर हमको क्या नंबर मिलता है। ये ओरिजिनल नंबर मिला। अब ये डिजिट को जब हम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे यूनिट के प्लेस पर x था और टेंस की प्लेस पर 2x, तो हम लोग अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे 2x को हम लोग यूनिट की प्लेस पे कर देंगे और x को टेंस की प्लेस पे कर देंगे। इस तरीके से इंटरचेंज होगा ना। यानी जो यूनिट पे था वो टेंस पे गया और जो टेंस का नंबर था वो यूनिट के प्लेस पर है। तो लिखेंगे नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग चेंज। तो क्या होगा? x प्लस 2x। अब x को मैं क्या लिखूं? x 10 इंटू x प्लस 2x होगा ना। 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा? x से, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पर। तो टेंस की प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा? 10x। तो 10x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 12x। तो ये इंटरचेंज होने पर ये नंबर मिला। इंटरचेंज होने पर क्या नंबर मिला? 12x मिला। अब क्वेश्चन आगे क्या बढ़ रहा है कि ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर को जब आप आपस में प्लस करते हो तो वो उन दोनों का सम जो मिल रहा है वो 66 मिल रहा है। ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर का जो सम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 66 मिल रहा है। ये सारा मेरा रफ वर्क, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। इन दोनों नंबर का सम, तो ओरिजिनल नंबर एंड इंटरचेंज नंबर का सम, जब सम बोलेगा तो क्या करते हैं हम लोग? प्लस की साइन लगाते हैं। किसके इक्वल है? 66 के। समझ में आ रहा है कितना इजी है? अब इनको प्लस करेंगे तो मिलेगा 33x इक्वल टू 66। तो x इक्वल टू 66 अपॉन 33। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। x इक्वल टू 33 1 33 2 x की वैल्यू क्या मिली? इक्वल टू हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या मिला था हमको? 21x। ओरिजिनल नंबर हमारा था 21x। तो 21x, x क्या मिला हमको? 2। तो 21 इंटू 2 तो क्या मिलेगा? 42। ये आया हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। आप लोग एक बार समझो कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ अ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है आपके पास और जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x है
और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का ट्वाइस है। ट्वाइस है मतलब क्या, उस नंबर का डबल है। तो कौन सा नंबर है, एक्स है, तो ट्वाइस क्या हो गया, 2x है। अब क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर निकालो। ओरिजिनल नंबर हम लोग कैसे निकालते, कोई नंबर अगर हमारे पास है तो ये देखो ये नंबर यूनिट प्लेस पर है और ये टेंस की प्लेस पर, तो टेंस की प्लेस, इसको अगर मैं एक्सपांशन करूंगी तो क्या लिखूंगी, 2 + 7 तो नहीं लिखूंगी ना, क्या लिखूंगी, 20 + 7 लिखूंगी। इसको मैं कैसे लिखूंगी, 20 + 7। अब 20 का एक्सपांशन क्या होगा, ये 20 चूंकि टेंस की प्लेस पर है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। अगर 100 की प्लेस पर होता तो 100 से मल्टीप्लाई होता। तो ये 20 कैसे आया, 2 है इसलिए 10 × 2 है ना। तो इसी फॉर्मेट को हमने यहाँ पे यूज किया, यानी ये जो टेंस की प्लेस पे जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। तो 10 × 2 = 20x + x = 21x। ये हमको ओरिजिनल नंबर मिला, क्या मिला, ओरिजिनल नंबर। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि डिजिट को इंटरचेंज करो, यानी यूनिट प्लेस के नंबर को टेंस की जगह पे रखो और टेंस की प्लेस वाला नंबर यूनिट प्लेस पे डालो। तो यूनिट प्लेस पे x था और टेंस की प्लेस पे 2x था, तो टेंस का 2x चला गया यूनिट पर और यूनिट का x आ गया टेंस की प्लेस पर। तो देखो क्या हो गया, x + 2x, पहले क्या था, 2x + x था, उसको 10 से करें, टेंस की प्लेस का नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो। अब ये हो गया x + 2x, क्या हो गया, x + 2x। अब x कौन सी प्लेस पर आ गया, टेंस की प्लेस पर, पहले यूनिट की प्लेस पर था, इंटरचेंज करने को। तो अब ये टेंस की प्लेस पर है तो किससे, टेंस का नंबर किससे मल्टीप्लाई होता है, 10 से होता है। तो 10 × x क्या हो गया, 10x + 2x, तो क्या नंबर मिला मुझे, 12x। एक्सपांशन करके एक नंबर मिलता है, तो इंटरचेंज करके एक नंबर ऑब्टेन हुआ जो है 12x। अब ये दोनों नंबर का सम, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो 66 के इक्वल है। तो मैंने ये नंबर और ये नंबर सम बोला है, इसलिए हम किसकी साइन डाल दिए बीच में, प्लस। प्रोडक्ट बोलेगा तो मल्टीप्लाई की साइन डालेंगे, वो हम देखेंगे क्वेश्चन में आगे। Throw me like a Hellcat.